Hello students, in current electricity, today our topic of discussion is application of potentiometer. In the previous video, we have seen the difference between potentiometer and voltmeter, why we are using potentiometer instead of voltmeter. So here are few differences between potentiometer and voltmeter which we had already studied in the previous video. And सबसे पहला जो important point है बेटा, that is it measures the unknown EMF very accurately. The word very accurately is very important. Whereas voltmeter measures it approximately. While measuring EMF, it does not draw any current. Does not draw any current. इसके बारे में जब हम लोग आज एप्लीकेशंस देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरीके से कोई भी करंट ये ड्रॉ नहीं करता है. Whereas वोल्टमीटर क्या काम करेगा, ये पैरेलल में कनेक्ट होता है बेटा और ये कुछ ना कुछ करंट जरूर ड्रॉ करेगा फ्रॉम द सोर्स ऑफ ईएमएफ. यहाँ पर जब भी आप अननोन पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे तो वहां पर आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट हो जाता है. यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई होता है लेकिन वो फाइनाइट रहेगा. तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पिछली वीडियो में ही देखा था कि आइडियल वोल्टमीटर के केस में आइडियल वोल्टमीटर वही वोल्टमीटर होगा जिस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस आपका इंफिनिटी होगा. ये जीरो डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है, मतलब हम लोग नल पॉइंट फाइंड करेंगे जैसे हम मीटर ब्रिज में किया करते थे बेटा. ये डिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है कि यहाँ पर जो भी आपका पॉइंटर होता है वो डिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. पोटेंशियोमीटर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, वेयरएज वोल्टमीटर बहुत लेस सेंसिटिव होता है. मतलब बहुत छोटा चेंज भी अगर होगा आपकी वोल्टेज में तो उसको भी ये क्या कर पाएगा, आपको प्रॉपर्ली शो करेगा कि यार ये 2.1 की जगह अगर ये 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट के लिए अलग रीडिंग देगा और 2.1 के लिए आपको अलग रीडिंग देगा. बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होगा. यहाँ पर हम क्या क्या काम कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है बेटा. तो इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं हम लोग, कैलिब्रेशन कर सकते हैं एमीटर वोल्टमीटर का, ईएमएफ का कंपैरिजन कर सकते हैं. वेयरएज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग ईएमएफ ही मेजर कर सकते हैं. तो इतनी सारी जो एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, इन्हीं एप्लीकेशंस में से हमारे 12th स्टैंडर्ड में 2 एप्लीकेशंस हैं. और सबसे पहली जो हमारी एप्लीकेशन है वो यही है कि हमें ईएमएफ कंपेयर करना सीखना है कि 2 अननोन सेल्स मुझे दिए गए हैं तो उनके ईएमएफ को मैं कैसे कंपेयर कर पाऊंगा. और दूसरी एप्लीकेशन है कि हमारे पास जो भी सेल दिया गया होगा उसका मैं इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड कर पाऊंगा. तो हमारे पास ये 2 चीजें हैं, इन दोनों चीजों पर आज का हमारा डिस्कशन रहने वाला है. So let's see how we can use potentiometer for such applications. हमें प्रिंसिपल पता ही है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कि जब कभी भी आप किसी भी तरीके का कांस्टेंट करंट फ्लो कराएंगे थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड कंपोजिशन, potential drop across any length of the wire is directly proportional to that length. And we have seen V is equal to IR is the formula. और अगर मैं यहाँ पर V is equal to I into R की जगह पर अगर मैं रो L by A लिख दूं तो ऑब्वियस सी बात है V is equal to हम क्या लिख पाएंगे, I रो by A into L. So V is directly proportional to क्या मिलेगा बेटा, L मिलेगा. ऑब्वियस सी बात है जो कांस्टेंट होगा वो हम K नाम देंगे और वो KL हो जाएगा, वेयर K इज I रो बाई A. दिस इज K एंड दिस K इज कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट. इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं V और L के बीच में ग्राफ बनाऊं, V और L के बीच में अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ये जो ग्राफ होगा ये मेरा ग्राफ कैसा होगा, लीनियर ग्राफ मिलेगा मुझे. दिस शोज कि जहां पर जितनी ज्यादा लेंथ वहां पर उतना ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा मुझे, जहां जितनी कम लेंथ वहां पर मुझे उतना कम पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा. तो प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी वायर के थ्रू अगर आपने एक बैटरी कनेक्ट की और बैटरी कनेक्ट करके अगर आप एक कांस्टेंट, ये जो हमारा वायर है, ये वायर हमारा सपोज पोटेंशियोमीटर का वायर है, इस वायर में 2 चीजें कांस्टेंट चाहिए आपको. एक तो एरिया कांस्टेंट मिलना चाहिए आपको, पहली चीज. दूसरी चीज आपको रो आपको कांस्टेंट मिलनी चाहिए. 2 चीजें अगर कांस्टेंट हैं और तीसरी चीज अगर आप आई जो करंट फ्लो करा रहे हैं वो भी अगर आप कांस्टेंट फ्लो करा रहे हैं तो आपको V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा बेटा, L मिलेगा. ये चीजें अभी जब हम इन एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो हमें पता चलेगा ये बेसिकली किस लेंथ की बात हो रही है यहाँ पर. तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है पोटेंशियोमीटर को यूज करने के लिए. तो पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर यही वो वुडन का प्लैंक है जिस प्लैंक के ऊपर
आपका क्या लगा हुआ है, ये वायर लगे हुए हैं बेटा, वुडन प्लैंक जिसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, ये वायर लगे हुए हैं। ये देखो ये वायर है, ये वायर है, ये ऑल दीज आर वायर्स। और ये सारे के सारे वायर्स को जो कनेक्शन दिया गया है वो कॉपर की स्ट्रिप से दिया गया है। ये जो है बेटा दीज आर दी कॉपर स्ट्रिप्स। और नॉर्मली यहाँ पर ये जो हर एक वायर है ये 1 मीटर लेंथ का रखा जाता है। मतलब आपको लैब में अगर पोटेंशियोमीटर दिखेगा तो वो 1 मीटर लेंथ का वायर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि ये 4 मीटर से लेकर के 10 मीटर के आसपास इसकी लेंथ हुआ करती है। तो अगर मैं 4 मीटर लंबा एक वायर ले लूं तो ऑब्वियस सी बात है मुझे उसको हैंडल करने के लिए बहुत बड़ा रूम चाहिए। तो ये सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किया गया है बेटा, इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट करने के लिए हमने एक 1 मीटर का वुडन प्लैंक लिया है और उसके ऊपर हमने ये पूरे के पूरे वायर को हमने कैसे कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। ये सब किसमें है, ये सीरीज में है। ये देखो ऐसे करके सीरीज में हमने कनेक्शन किया हुआ है। तो ये क्या सर बिना इस वुडन प्लैंक के ये काम नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था बेटा, लेकिन उसको हैंडल करना लाइक 10 मीटर लंबा अगर मुझे वायर हैंडल करना है तो ऑब्वियस सी बात है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं से भी मुड़ जाएगा तो वहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा क्या नहीं रहेगा, यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। तो इसकी हैंडलिंग करने के लिए हमने क्या काम किया है, एक मीटर का वुडन प्लैंक लिया है और उसी वुडन प्लैंक के ऊपर हमने 10 टर्न करा दिए हैं एक सिंगल वायर के। तो वो जो 10 टर्न कराए गए हैं इसका मतलब ये पूरा का पूरा वायर हमारा किसमें है, ये पूरा का पूरा वायर हमारा सीरीज में है। तो मैं इस वायर को अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते टाइम पे या एप्लीकेशंस को डील करते टाइम पर मैं सीधे सीधे क्या बोल सकता हूं कि सपोज दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर। ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, सपोज दिस इज द पोटेंशियोमीटर वायर। अब पोटेंशियोमीटर का जो वायर है वो तो वेरी करेगा, तो मैंने इसकी लेंथ कितनी मान ली बेटा, एल लेंथ मान ली। ऑब्वियस सी बात है एक एंड है उसका ये और दूसरा एंड है ये। इन द सेम वे इसको अगर मैंने एंड ए नाम दे दिया और ये मैंने एंड बी नाम दे दिया, मतलब ये पूरे का पूरे वायर को एल लेंथ का है ये वायर। मतलब सपोज अगर ये 8 मीटर है तो ये मैंने 8 मीटर का एक सिंगल वायर बना दिया यहाँ पर। कोई गलती नहीं करी क्योंकि पूरा का पूरा वायर किसमें है, सीरीज में है। तो प्राइमरी सर्किट के लिए आपको सबसे पहले क्या काम करना है, इसी वायर के अक्रॉस आपको लगाना है एक एमीटर कनेक्ट करना है। और ये एमीटर के साथ आपने क्या कनेक्ट किया, बैटरी कनेक्ट कर दी। और ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ हमने मान लिया सपोज ई नॉट है। कितना है, ई नॉट इज दी ईएमएफ। और इसी के जस्ट बगल में हमने क्या लगाया, एक रियोस्टैट लगाया। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था बेटा कि रियोस्टैट कैसा होता है, और इसी रियोस्टैट को हमने कनेक्ट कर दिया बी पॉइंट से। तो ये रियोस्टैट है, तो रियोस्टैट क्या होता है, सबसे पहले ये समझो, रियोस्टैट एक तरीके से करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, और वी कैन से कि ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। इट इज अ वेरिएबल रजिस्टर, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो जब भी मुझे अगर न्यूमेरिकल मिलेगा तो वहां पर तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वहां पर तो हम इस वैल्यू को क्या कर रहे होंगे बेटा, चेंज कर रहे होंगे। लेकिन अगर कोई न्यूमेरिकल मिलेगा तो वो तो बताएगा ना कि ये जो भी हमारा रियोस्टैट है, ये रियोस्टैट कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। तो सपोज मैंने इसका रेजिस्टेंस कितना मान लिया, आर नॉट, मैंने इसका रेजिस्टेंस मान लिया। ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर का वायर था, ये वायर हमारा कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, ये कॉन्स्टेंटन एंड मैंगनीन का बना था। और अगर ये कॉन्स्टेंटन मैंगनीन का बना था तो सिंपल सी बात है इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई थी। और अगर इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई थी तो मैंने इसी वायर की रेजिस्टिविटी क्या मान ली, देखो कैसे मान रहा हूं मैं, x ओम पर मीटर। मतलब हर एक मीटर में कितने ओम का रेजिस्टेंस है, x ओम का रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां से यहां तक, अगर मुझे यहां से इस वायर का मतलब आर ए बी का अगर अब मुझसे कोई रेजिस्टेंस पूछेगा तो पर मीटर x ओम, तो एल मीटर कितने ओम, एल एक्स। दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। सो दिस इज द प्राइमरी सर्किट विच वी हैव टू ड्रॉ ऑलवेज फॉर एनी ऑफ द एप्लीकेशन। हम कोई भी पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा प्राइमरी सर्किट है।
मतलब ये जो वायर है ये ए बी वायर है, ये ए बी वायर मेरा यही वाला वायर है बेटा, ये वाला जो पूरा का पूरा वायर था, इस पूरे वायर को मैंने एक सिंगल लाइन से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि भैया यहाँ हमारे पास तो पेपर पेन है, तो पेपर के ऊपर तो हम अगर 100 मीटर लिख देंगे तो वो 100 मीटर का वायर हो जाएगा, हम 10 मीटर लिख देंगे 10 मीटर का वायर हो जाएगा। लेकिन एक्चुअली में अगर हमें दिखाना होगा कहीं पर भी, तो वहां पर तो 10 मीटर हमें वायर दिखाना है, तो ये हमें यहाँ पर इसको कैसा बनाना पड़ेगा, सांप जैसा बनाकर हमने दिखा दिया कि भैया इतने छोटे से रीजन में ही हमने पूरे के पूरे 10 मीटर के वायर को क्या कर रखा है, हैंडल करने के लिए हमने एक वुडन प्लैंक का यूज किया है। तो अगर मुझसे कोई प्राइमरी सर्किट की बात करेगा कि अगर मुझे पोटेंशियोमीटर यूज करना है, तो पोटेंशियोमीटर यूज करने के लिए मुझे एक प्राइमरी सर्किट ऐसा बनाना पड़ेगा। और अगर मैंने ये प्राइमरी सर्किट बना लिया तो ऑब्वियस सी बात है इसके थ्रू करंट कितना फ्लो करेगा, आई। तो दोबारा से अगर मैं यहाँ पर आपको प्राइमरी सर्किट बनाकर दिखाऊं, तो ये मेरा एक एमीटर, ये मेरा ड्राइविंग सेल, इसके जस्ट बगल में मैंने लगा दिया एक रियोस्टैट। रियोस्टैट क्या होता है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, और इसको आप वेरिएबल रजिस्टर भी बोलते हैं। ये आपने लगाया है पोटेंशियोमीटर वायर, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये आपने पोटेंशियोमीटर वायर। इस वायर की सबसे खास बात क्या है कि यहाँ पर आपने रेजिस्टेंस इसका क्या कितना माना है, एक्स ओम पर मीटर, ये आपने रेजिस्टेंस माना है। रियोस्टैट कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है आपको, रियोस्टैट जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो आपको आर नॉट रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ईएमएफ जो है वो इसका ई नॉट है। तो पूरे के पूरा जो वायर है, इस पूरे के पूरे वायर की लेंथ आपने एल मानी हुई है, और आप एक कांस्टेंट अमाउंट का करंट फ्लो करा रहे हैं। कितने अमाउंट का, आई अमाउंट का करंट फ्लो करा रहे हैं, आई अमाउंट का करंट पहुंच रहा है यहाँ पे। तो इस पूरे के पूरे वायर का मतलब आर ए बी की जो वैल्यू है वो आर ए बी की वैल्यू हो जाएगी एल एक्स। तो ये प्राइमरी सर्किट किसी भी एप्लीकेशन को, जो भी हम एप्लीकेशन करना चाहेंगे पोटेंशियोमीटर से, वहां पर हमें ये प्राइमरी सर्किट बनाना पड़ेगा। और जैसे ही हमने ये प्राइमरी सर्किट बनाया, यहां से अब हम एक रिजल्ट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि अगर ये हमने आई अमाउंट का करंट फ्लो कराया, और मैं अगर यहां पर किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कर दूं, कौन सा लॉ, किरचॉफ्स लॉ अगर मैं यहां पर अप्लाई कर दूं, तो देखो किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करूंगा तो एक तरफ तो मुझे ई नॉट मिलेगा, एंड दिस ई नॉट विल बी इक्वल टू, बेटा देखो ये आई अमाउंट का करंट यहां पर जा रहा है, और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, एल एक्स, प्लस यहां पर भी ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस है, दिस आर नॉट इज ऑल्सो अ रेजिस्टेंस, तो यहां पर आई इंटू क्या हो जाएगा, ये आर नॉट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये कि अगर मैं यहां से आई की वैल्यू निकालूंगा, तो आई की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, ई नॉट अपॉन आर नॉट प्लस एल एक्स। So this is the amount of current which is flowing in the primary circuit of the potentiometer. अब मुझे जो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है वो तो ए बी के अक्रॉस निकालना है, तो V ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, I इंटू आर ए बी। तो V ए बी का मतलब क्या हो गया, V ए बी का मतलब हो गया इज इक्वल टू V ए बी इज इक्वल टू, आई की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ई नॉट अपॉन आर नॉट प्लस एल एक्स इंटू आर ए बी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, एल एक्स लिख पाएंगे। तो इस पूरे के पूरे वायर के अक्रॉस इस वायर की लेंथ कितनी है, एल, यानी कि वी ए बी अपॉन एल अगर मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे कितना मिलेगा, ई नॉट अपॉन आर नॉट प्लस एल एक्स, ई नॉट एक्स आर नॉट प्लस एल एक्स। और v बाई एल ही हमारा क्या हुआ करता था बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता था, जिसको हम के नाम देंगे। तो यहां से मुझे ये प्राइमरी सर्किट से एक चीज तो फिक्स समझ में आ गई कि ई नॉट एक्स अपॉन आर नॉट प्लस एल एक्स, ये फॉर्मूला हो गया मेरा क्या निकालने का, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने का फॉर्मूला हो गया।
और देखो एक बार जो भी बेटा ये पोटेंशियोमीटर का हमने प्राइमरी सर्किट बनाया, अब ई नॉट तो हम चेंज करेंगे नहीं, क्योंकि ई नॉट हमारा क्या है, ई नॉट हमारा ड्राइविंग सेल है जो हमारे सर्किट को क्या करेगा, ड्राइव करेगा। आर नॉट एक रियोस्टैट है जिसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी बेटा, फिक्स हो जाएगी। एल इसकी क्या हो गई, एल इज दी लेंथ, कितने लेंथ का आपका पोटेंशियोमीटर वायर है। एक्स क्या है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्स इज ओम पर मीटर, रेजिस्टेंस पर मीटर की वैल्यू है हमारे पास एक्स। तो यहां से मुझे के मिल गया, एंड दिस के इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। आप कभी भी पोटेंशियोमीटर का अगर न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर अगर आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लिया है तो ये मानकर चलिए कि आपका 50% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये था मेरा प्राइमरी सर्किट जो मुझे बनाना होगा, और इस प्राइमरी सर्किट मतलब दिस सर्किट इज नॉट गोइंग टू चेंज, ये सर्किट मेरा फिक्स रहना है। तो इसी सर्किट के बेसिस पर एक पोटेंशियल ग्रेडियंट सेट हो जाता है पहले ही कि भैया ये जो पोटेंशियोमीटर है, इस पोटेंशियोमीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा सेट हो गया, ई नॉट एक्स अपॉन आर नॉट प्लस एल एक्स इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक बार जब ये पोटेंशियल ग्रेडियंट हम निकाल लेते हैं, अब हम चलते हैं एप्लीकेशन पर। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू प्राइमरी सेल्स। तो कंपेयर करना है हमें, ईएमएफ को कंपेयर करना है बेटा, है कि नहीं। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैंने देखो पहले भी बताया, मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले अब हम बनाएंगे प्राइमरी सर्किट। प्राइमरी सर्किट में क्या क्या था, एक एमीटर था, इसके जस्ट बगल में एक बैटरी थी, और बैटरी के जस्ट बगल में एक रियोस्टैट था, और इस रियोस्टैट का कनेक्शन हमारे एक वायर के थ्रू था, दैट इज ए बी, दिस इज द वायर ए बी। ये हमारा ई नॉट है, ये हमारा आर नॉट है, यहां से हमने आई अमाउंट का करंट फ्लो कराया, और ये हमारा आई अमाउंट का करंट फ्लो होता होता इस वायर के थ्रू भी फ्लो हो रहा है, जिस वायर की लेंथ कितनी है, एल, और इसका रेजिस्टेंस जो है दैट इज L into X. Lx is the resistance of this wire. ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का रिलेशन निकालने के लिए ही हमने x ओम पर मीटर माना, नहीं तो ये मुझे L कभी भी इसके नीचे डिनोमिनेटर में आता हुआ नहीं मिलता। इसलिए हमने इसका रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस नहीं माना कि अगर मैं इसका रेजिस्टेंस आर ए बी मान लेता तो मुझे L नहीं मिलता बेटा, और अगर मुझे L नहीं मिलता तो मुझे कभी भी ये फॉर्मूला पोटेंशियल ग्रेडियंट का नहीं मिल पाता। इसलिए हमने यहाँ पर कुछ अजम्पशन ऐसा लिया कि हमें पोटेंशियल अपॉन लेंथ मिल जाए बेटा। जैसे ये पोटेंशियल हो गया अपना ए बी, और इसके नीचे क्या है, लेंथ है, ये रिलेशन मुझे मिल जाए। तो यहीं पर ये बन गया हमारा प्राइमरी सर्किट। और प्राइमरी सर्किट बनने के बाद अब हमें जो काम करना है, मेरे को अब दो अननोन सेल्स लाकर दे दिए किसी ने। जैसे ही मुझे दो अननोन सेल्स लाकर दिए बेटा, तो हम क्या काम करेंगे, इस ए पॉइंट से आप एक वायर ड्रॉ करेंगे, और इस वायर से अपना पहला अननोन सेल कनेक्ट करेंगे, दिस इज E1। यहां पर एक 3 वे की लगी हुई होगी, कैसी की लगी होगी, 3 वे की, इसको हम बोलते हैं 3 वे की। मतलब एक कनेक्शन यहां दे सकते हो, एक कनेक्शन यहां, एक कनेक्शन यहां, और ये वाली जो की है, इस की से आपका गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा, और इस गैल्वेनोमीटर के साथ लगी हुई होगी जॉकी, दिस इज योर जॉकी। अब क्या होगा बेटा, जैसे ही आप इस E1 को इसके साथ कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्शन किया आपने, अब क्या हो रहा होगा देखिएगा, आप इस ए पॉइंट से इसको मूव कराएंगे, किसको मूव कराएंगे, जॉकी को मूव कराएंगे। और जब आप जॉकी को मूव कराते हुए किसी एक पर्टिकुलर लेंथ पर पहुंच जाएंगे, आई मीन टू से आप सपोज L1 पर पहुंच गए, तो L1 पर जैसे ही आप पहुंचे, आपको मिला नल डिफ्लेक्शन। कैसा डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन, मतलब गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर किसी भी तरीके का कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर काम क्या करता है, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द करंट, डिटेक्ट्स द करंट। कौन, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स द करंट। और अगर गैल्वेनोमीटर मतलब इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू इफ नो करंट flows through galvanometer, through galvanometer,
that means it will not show any deflection. और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसी कंडीशन को हम नल डिफ्लेक्शन बोलते हैं. तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इस पर्टिकुलर पॉइंट मतलब अगर मैं इसको नाम दे दूं बेटा x, तो इस ax लेंथ पर पहुंचने के बाद दिस गैल्वेनोमीटर इज नॉट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन. और अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि पहले तो E1 से कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ हो रहा था जब ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, क्योंकि E1 से जो भी करंट निकलेगा, यहां से जो भी करंट निकलेगा, यहां से अगर मान लो कोई भी करंट निकलेगा तो ये जॉकी है, इस जॉकी के साथ कनेक्शन होगा और कनेक्शन होकर करंट वापस आ रहा होगा, और वापस कहां आना है, उसको बैटरी के पास वापस आना है. लेकिन अगर ये गैल्वेनोमीटर किसी भी तरीके का कोई करंट नहीं शो कर रहा है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी तरीके का कोई भी करंट इस E1 से नहीं निकला है. इफ नो करंट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम E1, किसी भी तरीके का अगर कोई करंट नहीं ड्रॉ हुआ, इसका मतलब यह है कि ये सेल ओपन सर्किट में रखा है. इफ नो करंट ड्रॉज फ्रॉम द सेल, भैया कोई भी हम सेल खरीद के लाए और खरीद के लाने के बाद हमने उसको किसी के साथ कनेक्शन नहीं दिया, तो किसी के साथ कनेक्शन नहीं दिया मतलब किसी भी तरीके का कोई करंट ड्रॉ नहीं हुआ. और अगर कोई करंट नहीं ड्रॉ हुआ, इसका मतलब क्या है, वो ईएमएफ है. अगर करंट ड्रॉ हो जाता तो वो क्या, किस में चेंज हो जाता, पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज हो जाता. इफ नो करंट ड्रॉज फ्रॉम द सेल, इट मींस it will give EMF, हमें EMF मिलेगा. तो अगर देखो यही चीज थी, यही कंडीशन थी बेटा, किस चीज की, ये जो हमने देखा था अभी कि ये while measuring the EMF it does not draw any current, ये किसी भी तरीके का कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है. और अगर ये कोई करंट नहीं ड्रॉ करता है, इसी की वजह से ये हमें वैल्यू कैसी देगा, एक्यूरेटली देगा. लेकिन वोल्ट मीटर क्या करता है, कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करेगा, और कुछ ना कुछ अगर करंट ड्रॉ करेगा तो वो मुझे कैसी वैल्यू देगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू देगा. तो वही चीज हमें यहां पर दिखाई दे रही है. तो क्या होगा, प्रिंसिपल क्या कहता है इसका, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या कहता है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल कहता है व्हेन अ कांस्टेंट करंट फ्लोज थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, वही करा रहे हैं हम लोग, कंपोजिशन, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट लेंथ. मतलब जिस भी लेंथ के अबाउट हमें किसी भी तरीके का कोई करंट ड्रॉ होता हुआ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो भी हमने सेल लगाया था E1, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम क्या लिख पाएंगे, L1. और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जैसे ही हमने L1 लिखा तो मैं E1 को क्या लिख सकता हूं, E1 को मैं लिख सकता हूं के L1. जिस भी पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे ये नल डिफ्लेक्शन मिलेगा, वही लेंथ में यहां पर यूज कर लूंगा ए पॉइंट से. ये हमारा 0 पॉइंट है, इस 0 पॉइंट से आप इस लेंथ को मेजर कर लेंगे, वही आपकी लेंथ L1 हो जाएगी. यानी कि दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब आप क्या करेंगे, आप यहीं से अब एक और दूसरा सेल लेंगे, और ये आपने दूसरा अननोन सेल लिया, और जैसे ही आपने ये दूसरा अननोन सेल लिया, इसको कनेक्ट किया आपने इस वाले की से, इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर देंगे, और डिस्कनेक्ट करके अब आप कनेक्ट किसको करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे. जैसे ही आपने इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट करने के बाद आपको कहीं ना कहीं पर एक दूसरी जगह पर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा, और वो डिफ्लेक्शन सपोज आपको नल डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा, और वो नल डिफ्लेक्शन सपोज आपको कहां पर मिला, वो नल डिफ्लेक्शन सपोज आपको L2 लेंथ पर मिला. तो जब L2 लेंथ पर मिला, नल डिफ्लेक्शन मिला, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी करंट इस E2 से ड्रॉ नहीं हुआ होगा, तभी तो ये वापस किसी भी तरीके का कोई करंट नहीं आ रहा है. क्योंकि अगर कोई भी करंट आता तो ये गैल्वेनोमीटर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन देता, लेकिन ये तो कोई डिफ्लेक्शन दे नहीं रहा है. गैल्वेनोमीटर इज नॉट गिविंग एनी डिफ्लेक्शन. इसका मतलब ये है नो करंट इज बीन ड्रॉन फ्रॉम E2. अगर किसी भी तरीके का कोई करंट ड्रॉ नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लिख पाएंगे L2. E2 is directly proportional to L2, and this will be equal to E2 is equal to KL2. तो सिंपल सी बात कि अगर मैं इन दोनों को, क्योंकि K की वैल्यू तो फिक्स हो गई, K की वैल्यू तो हमारी पहले ही फिक्स हो गई, कितनी है, E नॉट एक्स अपॉन R नॉट प्लस LX, और ये वैल्यू चेंज नहीं होनी है. तो जब ये वैल्यू चेंज नहीं होनी, तो दोनों में ही हमें K की वैल्यू कैसी मिलेगी, K की वैल्यू फिक्स मिलेगी. यानी कि E1 by E2 will be equal to E1 by E2 will be equal to KL1 by KL2. तो K से K क्या हो गया बेटा, कैंसिल.
तो यहां से मुझे E1 by E2 will be equal to L1 by L2, मुझे ऐसा रिलेशन देखने को मिलेगा। तो देख लो, यही लेंथ हमें आइडेंटिफाई करनी है, वही पर्टिकुलर हमें लेंथ आइडेंटिफाई करनी है जिस पर्टिकुलर लेंथ पर हमें क्या मिल रहा है, नल डिफ्लेक्शन मिलेगा। तो पहले देखो इसकी कंस्ट्रक्शन समझ में आ गई होगी बेटा। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी सर्किट। ये प्राइमरी सर्किट है। ये जो सर्किट हमने बनाया है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट। कौन सा सर्किट? दिस सर्किट इज अवर सेकेंडरी सर्किट। ये जो सर्किट है दिस इज सेकेंडरी सर्किट। तो only secondary circuit changes according to the application, whereas primary circuit will remain the same. तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है कि हम वो पॉइंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरा E1 और E2 से किसी भी तरीके का कोई करंट ड्रॉ ना किया जाए। मतलब प्राइमरी सर्किट का जो करंट है वो प्राइमरी सर्किट में ही घूमे, सेकेंडरी सर्किट में एंटर ना करे, पहली चीज। और सेकेंडरी सर्किट में से किसी भी तरीके का कोई करंट ड्रॉ ही नहीं हुआ, क्योंकि गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है हमें? गैल्वेनोमीटर हमें नल डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो E1 by E2 इज इक्वल टू L1 by L2। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, क्या कंपेयर करने के लिए बेटा? EMF कंपेयर करने के लिए। तो वही हम कर रहे थे यहाँ पे कि सबसे पहले हमने E1 को कनेक्ट किया था, E1 को कनेक्ट किया, कनेक्ट करके हमने नल पॉइंट फाइंड किया। फिर हमने E2 को कनेक्ट किया और E1 से गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन हमने काट दिया और इसका कनेक्शन कर दिया। जैसे ही हमने इसका कनेक्शन किया तो ऑब्वियस सी बात है, अब गैल्वेनोमीटर मुझे किसी दूसरी जगह पर नल पॉइंट दे रहा होगा बेटा। जिस भी दूसरी जगह पर नल पॉइंट दे रहा होगा उन्हीं का जो रेशियो होगा L1 by L2, उन्हीं दोनों लेंथ का जो रेशियो होगा, वही रेशियो आपके दो अननोन सेल्स के EMF का होगा। तो सिंपल सी बात ये कि अगर मान लो एक 2 वोल्ट का है और एक 4 वोल्ट का है, तो 2 वोल्ट वाले के लिए हमें लेंथ छोटी मिलेगी और 4 वोल्ट वाले के लिए लेंथ हमें ज्यादा मिलेगी। मतलब अगर मान लो 2 वोल्ट मुझे 100 सेंटीमीटर पर मिला, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे 4 वोल्ट हो सकता है 200 सेंटीमीटर पर मिले। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये पोटेंशियोमीटर काम तभी करेगा जब E0 की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी। किससे? E1 एंड E2 से हमेशा वैल्यू इसकी क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए ड्राइविंग सेल की, नहीं तो आपको कभी भी नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। अगर ये कंडीशन नहीं हुई, कौन सी? E0 इज ग्रेटर, E0 को हमेशा बड़ा होना पड़ेगा, देन ओनली पोटेंशियोमीटर वर्क्स। पोटेंशियोमीटर क्या करेगा? वर्क करेगा। मतलब नल डिफ्लेक्शन, वी विल एबल टू फाइंड नल डिफ्लेक्शन। सिंपल। अदरवाइज हमें नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, कहीं पर भी हमें नल डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। मतलब गैल्वेनोमीटर की जीरो रीडिंग हमें नहीं मिलेगी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। ड्राइविंग सेल को हमेशा आपके जो अननोन सेल का EMF है उससे बड़ा ही होना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे? तभी हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम ये रेशियो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। पोटेंशियोमीटर काम करेगा तभी काम करेगा जब ड्राइविंग सेल जो है ये E0 की वैल्यू है, ये E1 और E2 से क्या होनी चाहिए? E1 और E2 से बेटा बड़ी होनी चाहिए, तभी हमारा काम बनेगा। तो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि हमारी पोटेंशियोमीटर पर बेस्ड थी बेटा। यहीं पर अब हम लोग सेकंड एप्लीकेशन की बात करेंगे, और सेकंड एप्लीकेशन जो है वो क्या है? टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सेल। इसमें भी कहानी हमारी बिल्कुल वही सेम रहेगी बेटा कि सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा क्या? हमें बनाना पड़ेगा एक प्राइमरी सर्किट। और प्राइमरी सर्किट तो बहुत ही आसान है, अब तो याद भी हो गया होगा। एक ड्राइविंग सेल होगा और इसके जस्ट बगल में आपका एक रियोस्टैट होगा, ये रियोस्टैट। और इस रियोस्टैट से आप क्या कर रहे होंगे? आप एक कनेक्शन कर रहे होंगे। कैसा कनेक्शन? ये A और B वायर का कनेक्शन। ये आपका E0 हो जाएगा और ये आपका R0 होगा। ऐसा ही मिला था कनेक्शन। तो यहां पर K की वैल्यू तो हमारी फिक्स रहने वाली है। K की वैल्यू क्या रहने वाली है हमारी? E0 अपॉन R0 प्लस LX, यही रहेगी। प्राइमरी सर्किट इज नॉट गोइंग टू चेंज। अब हम बात कर लेंगे सेकेंडरी सर्किट की। यहां पर सेकेंडरी सर्किट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिएगा, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है हमें कि जब भी हमारे सेल से कोई करंट नहीं ड्रॉ होगा इसका मतलब EMF मिल रहा है, और अगर करंट ड्रॉ हो गया इसका मतलब पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है। तो देखो बेटा, सिंपल सी बात, यहां से अब हम एक वायर खींचेंगे और इस वायर से जो भी मेरा अननोन सेल है
इसके पास खुद के पास एक रेजिस्टेंस होगा R, इसका EMF मैंने मान लिया सपोज E है, और यहां पर एक लगा दी है हमने 3 वे की, दिस इज अ 3 वे की, और इस 3 वे की से हमने कनेक्ट किया इसको, एक गैल्वेनोमीटर को और एक जॉकी को। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने काम किया कि हमने इसका कनेक्शन किया, और कनेक्शन करने की वजह से कहीं ना कहीं पर मुझे एक नल पॉइंट मिल रहा होगा, और ये जहां कहीं पर भी मुझे ये नल पॉइंट मिलेगा उस लेंथ को मैं नाम दे दूंगा कुछ ना कुछ, और वो लेंथ क्या हो जाएगी, L1। तो अब देखो ये जो नल पॉइंट मिला, नल पॉइंट मिला मतलब नो करंट इज बीइंग ड्रॉन फ्रॉम इट, किसी भी तरीके का कोई करंट नहीं ड्रॉ हुआ। अगर किसी तरीके का कोई करंट नहीं ड्रॉ हुआ तो इस आर की वैल्यू कितनी भी बढ़ा दो, 100 कर दो, 1000 कर दो, क्योंकि जब तक इससे करंट नहीं फ्लो होगा तब तक पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। अभी तो आप कितना भी रेजिस्टेंस इसके साथ कनेक्ट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसमें है, ये ओपन सर्किट में रखा हुआ है, तभी तो ये गैल्वेनोमीटर मुझे क्या दे रहा है, नल डिफ्लेक्शन दे रहा है। यानी कि इस पर्टिकुलर लेंथ पर पहुंचने के बाद मुझे सबसे पहला रिजल्ट क्या मिल गया, E इज इक्वल टू K इंटू L1, रिलेशन नंबर 1। अब हमें क्या काम करना है, जैसे वहां पर हमने डिस्कनेक्शन किया था पहली वाली एप्लीकेशन में, यहां पर अब हम डिस्कनेक्शन ना करके हम यहां पर लगाएंगे एक लोड रेजिस्टेंस, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे, और इसको कंप्लीट बंद कर देंगे। जब इसको कंप्लीट बंद कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है, अब कुछ ना कुछ करंट इस सर्किट में ड्रॉ हो रहा होगा बेटा, कुछ ना कुछ अमाउंट का करंट ड्रॉ हो रहा होगा, और जब ये कुछ ना कुछ अमाउंट का करंट ड्रॉ हो रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है इस आर के अक्रॉस मुझे कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा होगा, और वो पोटेंशियल ड्रॉप कितने का मिलेगा, वी का। मतलब अब अगर इसमें से करंट ड्रॉ हो रहा है, करंट ड्रॉ हो रहा है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है तो मतलब मेरा नल पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा। नल पॉइंट पहले ईएमएफ पर के लिए मिल रहा था, अब मुझे V के लिए मिलेगा, तो ईएमएफ से ज्यादा तो कभी V हो नहीं सकता है, यानी कि ये जो मुझे V मिलेगा ये लेंथ हमेशा छोटी ही मिलेगी, मतलब ये L2 हो जाएगी मेरी लेंथ। तो मुझे V मतलब जब यहाँ पे करंट ड्रॉ हो रहा है, देखो ये सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि ये सर्किट कंप्लीट है, अगर ये सर्किट कंप्लीट है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर तो करंट फ्लो होगा। ये गैल्वेनोमीटर भले ही मुझे नल डिफ्लेक्शन दे रहा हो, लेकिन यहाँ पर तो मेरा करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। और अगर मेरा करंट फ्लो हो रहा है तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा बेटा, V इज इक्वल टू मैं K इंटू L2 लिख पाऊंगा, क्योंकि अब तो पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा है, क्योंकि करंट तो ड्रॉ हो रहा है, पहले करंट किसी भी तरीके का ड्रॉ नहीं हो रहा था सेल में से, तो इसलिए वो EMF था। अब करंट ड्रॉ हो रहा है तो मुझे पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, यानी कि दिस इज रिलेशन नंबर 2। तो E बाई V मुझे जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, मुझे L1 बाई L2, ऐसा ही रिलेशन देखने को मिल रहा है। ये मुझे रिलेशन मिल गया किसका, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से ये रिलेशन मिल गया। अब अगर मैं इस सर्किट को ध्यान से देखूं तो क्या ये सर्किट मेरा बिल्कुल इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा सर्किट नहीं है, बिल्कुल इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा सर्किट है। तो अगर ये बिल्कुल इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा सर्किट है तो E यहां पर स्मॉल r, यहां कैपिटल R, ऐसा ही तो था हमारा सर्किट, और एक I अमाउंट का करंट हम ड्रॉ करा रहे थे। और अगर हम यहाँ पर I अमाउंट का करंट ड्रॉ कराएंगे तो I इज इक्वल टू, हमें क्या मिल रहा था, I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R, ऐसा ही रिलेशन मिला था। और इस रिलेशन के अलावा भी हमें एक रिलेशन मिला था कि इंटरनल रेजिस्टेंस का हमारे पास एक फॉर्मूला आया था, और वो फॉर्मूला क्या आया था, हमें हमारे पास E बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ऐसे ही रिलेशन आया था हमारे पास। मतलब ये मैं डेरिवेशन आपको करके नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि बेटा ये डेरिवेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चलो करके देख लेते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या देखा था हम लोगों ने, V इज इक्वल टू आई आर देखा था सर। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I की जगह पर लिख देंगे E अपॉन R प्लस R इंटू कैपिटल R। जरा इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा वी आर प्लस वी स्मॉल आर इज इक्वल टू ई आर, ऐसे ही लिखेंगे बेटा। तो वी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई माइनस वी इंटू आर। तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये ई बाई वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। ऐसे ही तो हमने ये रिजल्ट आइडेंटिफाई किया था, और ई बाई वी की वैल्यू मुझे पोटेंशियोमीटर से ऑलरेडी मिल गई बेटा। तो यहां से देखो हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यूजिंग इक्वेशन 3 इन 4, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो यहां पर जो भी खेल है वो खेल हमारा किसका है,
सेकेंडरी सर्किट का है, ये जो व्हाइट कलर से जो हमारा सेकेंडरी सर्किट है, इस सेकेंडरी सर्किट अगर हमें समझ में आ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम दोनों तरीके की एप्लीकेशंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो ये थी हमारी बेटा दोनों एप्लीकेशंस जिसके लिए हमें पोटेंशियोमीटर पढ़ना था, और इससे हमें दोनों ही चीजें हमारे दिमाग में चल ही रही थी कि भैया इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, या किसी भी सेल का ईएमएफ कैसे कैलकुलेट किया जाता होगा कि कितने वोल्ट का है, ये कैसे लिखा जाता होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो डिवाइस है वो डिवाइस क्या है, हमारे पास डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। तो अब हम यहाँ पर ये भी डिस्कशन करने की कोशिश करते हैं बेटा कि हम किस तरीके से पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं। सो हाउ, सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, समझने की कोशिश करते हैं। सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी का मतलब है केपेबल ऑफ मेजरिंग, केपेबल ऑफ, मतलब पोटेंशियोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव, ऐसे लिख सकते हैं हम, पोटेंशियोमीटर is said to be sensitive if it is capable of measuring very small potential differences, measuring very small potential differences। अगर हम बहुत ही स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंसेस अगर हम मेजर कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारा पोटेंशियोमीटर क्या है, ज्यादा सेंसिटिव है। एंड it must show a significant change in balancing length for a small change in potential difference। मतलब कहने का मतलब क्या, जैसे मान लो किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज 2 वोल्ट है, तो वो जो 2 वोल्ट का जो मुझे बैलेंसिंग लेंथ मिली वो सपोज 210 सेंटीमीटर पर मिली, मतलब 2 वोल्ट था तो 2 वोल्ट जो मुझे मिला वो 210 सेंटीमीटर पर मिला फॉर एग्जांपल। तो अगर मेरे पास दूसरा सेल 2.1 वोल्ट का है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर मुझे क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट चेंज दिखना चाहिए, क्योंकि 2.1 है तो बहुत ही छोटी वैल्यू है। तो सपोज अगर वो मुझे 220 सेंटीमीटर पर अगर दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये पोटेंशियोमीटर मुझे सीधे सीधे बता पा रहा है कि भैया देखो 0.1 का चेंज हुआ तो ये 220 सेंटीमीटर हो गया। अगर ये 2.05 वोल्ट का चेंज हो रहा है तब भी ये मुझे क्या काम करे, तब भी ये मुझे कुछ ना कुछ लेंथ में मुझे क्या दिखाए, यहाँ पर चेंज दिखाए, जैसे कि 202 मतलब 2 सेंटीमीटर, सॉरी 212 मतलब मुझे यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिखाया है इसने। तो इसका मतलब क्या है, ये पोटेंशियोमीटर क्या है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सेंसिटिव वर्ड का मतलब बस आप ऐसे समझिए कि कोई भी बंदा है वो अगर बिल्कुल होशो हवास में है और उसके ऊपर कोई चींटी रेंग रही है बेटा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वो उसको पता चल जाता है। तो हमारी स्किन क्या है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। यही अगर वो बंदा सेंसेस में नहीं है, लाइक मान लीजिए कोई दवाई खाकर सो रहा है, कोई कोल्ड की दवाई खा ली है, तो ऑब्वियस सी बात है अब उसके ऊपर से चींटी भी अगर रेंग रही होती है तो वो लेस सेंसिटिव हो जाता है। तो वही सेंसिटिविटी का मतलब क्या है कि बहुत ही थोड़ा सा भी अगर कहीं पर भी चेंज हो रहा है तो वो मुझे क्या है, वो मुझे पता चल पा रहा है। जैसे हमारी आईज है, आईज के अंदर अगर एक सिंगल बाल क्या, एक अगर थोड़ा सा भी पत्थर वो कूड़ा भी अगर चला जाता है, मिट्टी का एक क्या बोलते हैं एक एलिमेंट भी अगर चला जाता है तो वो हमें दर्द करने लगती है हमारी आंख, दैट इज आईज आर वेरी सेंसिटिव। तो यही चीज होता है बेटा सेंसिटिविटी का मतलब कि कोई भी अगर डिवाइस है, वो डिवाइस छोटी से छोटी वैल्यू के लिए भी मुझे एग्जैक्ट मेजरमेंट अगर करके दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो डिवाइस मेरा उतना ज्यादा सेंसिटिव है। तो हाउ वी कैन इंक्रीज दी सेंसिटिविटी, क्वेश्चन आता है हाउ वी कैन इंक्रीज दी सेंसिटिविटी, कैसे हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, किसकी, पोटेंशियोमीटर की। तो अगर हम यहां पर सेंसिटिविटी की बात करें तो सेंसिटिविटी दो तरीके से इंक्रीज की जा सकती है। सबसे पहली चीज, फर्स्ट बाय
इंक्रीजिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाउ वी कैन इंक्रीज दी सेंसिटिविटी, तो इट कैन बी increased by reducing the potential gradient, by reducing the potential gradient. मतलब k इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, v बाई एल। तो k को मुझे डिक्रीज कराना है, रिड्यूस कराना है, तो k को डिक्रीज कराने का क्या क्या तरीका होगा? सबसे पहला तरीका इंक्रीजिंग दी लेंथ। आप क्या काम कीजिए, जो पोटेंशियोमीटर है उसकी लेंथ आप ज्यादा बढ़ा दीजिए। मतलब अगर आप पहले पोटेंशियोमीटर 4 मीटर का यूज कर रहे थे, तो अब वो पोटेंशियोमीटर आप 10 मीटर का यूज करिए, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज हो जाएगा। और पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, पोटेंशियोमीटर वायर, पहली चीज। दूसरी चीज क्या की जा सकती है, सेकेंड इज, भाई इसकी वैल्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, जो भी करंट होगा v इज इक्वल टू आई आर होता है। तो बाई डिक्रीजिंग, करंट डिक्रीज हो जाएगा तो k भी डिक्रीज हो जाएगा। बाई डिक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो ये दो काम अगर हम कर लेंगे बेटा, तो इन दो काम को करने से हमारे पोटेंशियोमीटर की क्या होगी, सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछे कि आप सेंसिटिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहली बात तो जो आपको बोलनी है वो बात आपको यही बोलनी है, बाय रिड्यूसिंग दी पोटेंशियल ग्रेडियंट, पहली चीज। और आप इसको रिड्यूस कैसे करा सकते हैं, तो ये दो तरीके हैं, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ एंड बाय डिक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग इन दी सर्किट। ये दो काम करने पर क्या होगा, आपकी सेंसिटिविटी पोटेंशियोमीटर की क्या हो जाएगी, सेंसिटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। सिंपल सी बात ये है कि पोटेंशियोमीटर की यही दो एप्लीकेशंस थी बेटा, जिस पर हमें 12th स्टैंडर्ड में हमारे बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। पोटेंशियोमीटर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको 5 नंबर का भी क्वेश्चन मिलता है न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, या फिर आपको 3 नंबर का न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। सेंसिटिविटी इंक्रीज या डिक्रीज है, इस तरीके की कहानी जो भी होगी आपकी, इससे आपको एक एक दो दो नंबर के कंसेप्चुअल सवाल भी मिलेंगे, तो उन सब पर फोकस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, गॉड ब्लेस यू ऑल।